नोएडा कमिश्नरेट को लगभग 1 साल बीत चुका है। काफ़ी बदलाव हुए, काफ़ी नई तकनीकी और नए स्मार्ट पुलिसिंग के तहत चीज़ें आई। दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है तो एक शो विडो भी बहुत बड़ा कारण है। अब अपराध कैसे नियंत्रित हो रहा है, कैसे हाईटेक अपने आप को नोएडा कमिश्नरेट लगातार बढ़ा रहा है और क्या संगठित गैंगों पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसी पर आज हमारे से बातचीत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं एडिशनल सीपी नोएडा लव कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये उस पर बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपराध पर कैसे काबू पाया गया, कमिश्नरी सिस्टम बतौर कैसे एक पुलिस सिस्टम के तहत बदला है, क्योंकि लव कुमार जी पहले एक बतौर एसएसपी भी यहाँ पर रहे हैं और अब एक कमिश्नर सिस्टम के अंदर एडिशनल सीपी बन के भी यहाँ पर आए हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे लव जी यही है, बतौर एक एसएसपी और बतौर एक एडिशनल कमिश्नर, दोनों काम का बदलाव और कार्यशैली एक जैसी है, लेकिन अब उस कार्यशैली में और इस कार्यशैली में क्या बदलाव आपको देखने को मिला है? देखिए, जैसा आपने बहुत बखूबी आपने बताया कि मैं क्योंकि पहले यहाँ एज एसएसपी भी रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं उस चीज़ का अंतर बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ और बता सकता हूँ। बतौर एसएसपी आपके पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए और सुपरविज़न के तौर पर आपको न केवल अपराध पर नियंत्रण रखना होता है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ में भी आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना होता है। जो कई बार बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो वर्कआउट अगर उन घटनाओं का करना है तो उसके लिए आपको एक क्लोज सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। उसके अलावा ऑफिस, अकाउंट्स और जो हमारे पुलिस लाइन का काम है, वो बहुत सारी चीज़ें जो आप डायरेक्टली सुपरवाइज़ करते हो। बतौर कमिश्नरेट सिस्टम अगर मैं बात करूं तो उन सब कामों के लिए एक तरीके से बहुत सारे ऑफिसर्स अब हमारे पास हैं, जिससे हम एक पर्टिकुलर ऑफिसर को एक पर्टिकुलर काम देके उस काम को और बेहतर बना सकते हैं। और ऐसा जो पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो परिलक्षित भी हुआ है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपनी ही बात करूं, मैं आपका जो मूल प्रश्न था उस पे आ जाता हूं कि पहले एज एसएसपी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती थी, तो आप कई बार क्राइम पे या और बहुत सारे इश्यूज ऐसे जिस पे आप पर्टिकुलरली फोकस नहीं कर पाते थे। अब एज एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मैं केवल जो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम वाला पार्ट है, पुलिसिंग वाला पार्ट है, मैं उस पर फोकस करता हूं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं या क्राइम प्रिवेंशन के लिए हम और क्या नया कर सकते हैं, तो उस पर सोचने के लिए आपको ज़्यादा समय मिल जाता है। पब्लिक का फीडबैक आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ले सकते हैं क्योंकि अब आप दूसरे कामों से थोड़ा सा फ्री हैं। हमारे जो दूसरे काउंटर पार्ट हैं एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर, वो ऑफिस, अकाउंट्स और लाइन वाला काम वो देखती हैं। तो मैं कहूँगा कि पर्यवेक्षण के लिहाज से अब वाले सिस्टम में आप ज़्यादा समय अपराध नियंत्रण के लिए दे पाते हैं। जैसे कि आप अपराध नियंत्रण की बात हम लोग कर रहे हैं, नोएडा दिल्ली से बेहद सटा हुआ है और इसकी एक सीमा गाजियाबाद से लगती है और दूसरी बुलंदशहर से लगती है। बॉर्डर के बीचों बीच फंसा हुआ नोएडा शहर कहलाता है। तो और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या स्ट्रीट क्राइम को लेकर के रहती है। इसके ऊपर की क्या प्लानिंग बतौर एक लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे क्या है, इसकी खासियत, इसमें प्लानिंग क्या है आपकी इसमें? देखिए, जो स्ट्रीट क्राइम की अगर हम बात करें तो उसमें मुख्यतः है चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग। ये 2 अपराध ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा आम जनता को प्रभावित करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि नोएडा क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है और एक तरफ गाज़ियाबाद भी है, अगर हम देहात के इलाके से देखें तो उधर बुलंदशहर और इधर अलीगढ़ की भी सीमा लगती है, हरियाणा भी है, फरीदाबाद भी है। तो ये एक स्ट्रीट क्राइम जो यहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और उसका कारण भी है क्योंकि बहुत सारे अपराधी ऐसे हैं जो, जैसा आपने कहा कि पोरस बॉर्डर होने की वजह से घटना करके दिल्ली की तरफ चले गए या गाज़ियाबाद की तरफ चले गए। तो उसके मद्देनज़र 2-3 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण जो हम लोगों ने किया है और उसका असर भी नज़र आया है
कि एक तो जो हमारे बॉर्डर्स हैं उस पर चेकिंग का सिस्टम हम लोगों ने पहले से थोड़ा बेहतर किया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अपराध इस तरह के जनरली किस एरिया में होते हैं या किस समय में होते हैं, उसका विश्लेषण करके हम लोगों ने क्राइम मैपिंग की और ये देखा कि किन एरिया में हमें ज़्यादा गश्त की ज़रूरत है या ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो उस पे हम लोगों ने प्रयास किया, जिससे कुछ कमी आई है। पूरी तरह से ख़त्म हो गया ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, हम लोगों का जो प्रयास था उसके फलस्वरूप स्ट्रीट क्राइम में काफ़ी हद तक कमी परिलक्षित हुई है। और ये जो आम आदमी है उसका भी फीडबैक है, जो हमारे जर्नलिस्ट बंधु हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, उनका भी फीडबैक है। और हम लोगों का प्रयास ये है कि निरंतर हम अपने इन कोशिशों को जारी रखें और जो स्ट्रीट क्राइम है उसको जितना नियंत्रण में रखें, वो हमारा प्रयास रहेगा आगे भी। स्ट्रीट क्राइम में अपराधी सामने भी होता है और छिपा भी रहता है, लेकिन एक सबसे बड़ा हिडन क्राइम है साइबर क्राइम, जो कि बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है। और नोएडा एक आईटी सिटी के रूप में भी हब के रूप में है। यहाँ आईटी सेक्टर्स बहुत हैं, कॉल सेंटर्स भी बहुत हैं, कई फर्जी कॉल सेंटर्स पे आपने बतौर कार्रवाई भी की है। तो साइबर क्राइम जो इतना बड़ा अटैक और हिडन है, उस पर अंकुश लगाने के लिए या उस पर कैसे रोकथाम लगाई जा सके, इसके लिए क्या प्लानिंग नोएडा पुलिस की बतौर तौर पर है, और क्या एक एक्सपर्ट के तौर पर भी आप कहेंगे कि कैसे लोगों को हम बचा सकते हैं? देखिए, जैसा अभी आपने कहा साइबर क्राइम, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नोएडा जो है ये एक तरीके से उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों का गढ़ है। और यहाँ न केवल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बल्कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे व्यापार, फैक्ट्रीज़ और तमाम जिसको हम कहें। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि साइबर अपराध की संख्या भी यहाँ पर ज़्यादा है और बढ़ी है। और जिस हिसाब से हम देखें सारी चीज़ें आजकल क्योंकि फोरम पे चली गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होने लगे हैं, तो जो अपराधियों का भी तरीका है वो बदल गया है। और साइबर अपराध एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे लिए वाकई में एक चुनौती के रूप में उभरा है। मतलब हमारे लिए, मतलब कि केवल नोएडा के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए अगर हम कहें तो साइबर अपराध एक नई चुनौती के रूप में उभरा है। और अच्छी चीज़ ये है कि कमिश्नरेट के गठन के बाद हमारे पास जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उसमें 2 वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर ऐसे हैं जो हमारे साइबर क्राइम को सुपरवाइज़ करते हैं। और जो हमारी साइबर सेल है उसमें अलग से एक हम लोगों की टीम है जो इस तरह के अपराध में इनिशियल जांच करके और जो थाने हैं उनको सहयोग प्रदान करती है। इसके अलावा साइबर पुलिस स्टेशन भी एक है, हालांकि वो मुख्यालय से नियंत्रित होता है। जो आईजी सर हैं वहाँ लखनऊ में बैठते हैं, एडीजी सर, उनके कंट्रोल में रहता है। और जो उस पूरे क्षेत्र की जो वेस्टर्न यूपी की इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है साइबर सेल से रिलेटेड, वो वहाँ पर जाती है, वो भी स्थापित है नोएडा में। तो कुल मिला के हम लोगों की जो टीम है अभी वो अच्छी है। भविष्य के लिए जैसा आपने कहा कि आगे क्या करने का प्लान है, बहुत सारे हमारे जो यंग जनरेशन जो हमारी है, मैं कहूँगा युवा पीढ़ी, उनको ट्रेन करने का काम, उनको अवेयर करने का काम अभी हमारी साइबर सेल ने पिछले साल किया है, जिसमें उनको जो हमारे डीसीपी हेडक्वार्टर थे नितिन तिवारी, उन्होंने पर्सनली उन लोगों को ट्रेन किया। उसके अलावा अभी रिसेंटली हम लोग कुछ जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, कुछ एमएनसीज़ हैं, उनके साथ भी टाई अप करने जा रहे हैं, जिसमें वो हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स और कुछ टेक्निकल सपोर्ट इस तरह का प्रोवाइड करेंगे कि हमको साइबर अपराधों से लड़ने में मदद मिलेगी। जैसे कि आपने बताया कि नोएडा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी आता है, आर्थिक नगरी भी अपनी है, विदेशी कंपनीज, एमएनसीज कंपनीज के अलावा कई सेक्टर्स के लोग भी इस जगह पर आ चुके हैं। अभी हाल में ही 2 बड़ी कंपनियां ओप्पो जैसी या बड़ी और लग्जरियस जो आई हैं नोएडा के क्षेत्र में। ऐसे में क्या होता है कि जहां पर आर्थिक नगरी या इकोनॉमिक जोन की बात आती है, वहां एक संगठित अपराध यानी कि का उपज अपने आप बनती है। और क्योंकि बुलंदशहर से सटा है, मैं नोएडा की पृष्ठभूमि से रहा हूँ, यहाँ
गैंगस्टर्स, माफिया तो हम नहीं कहेंगे, गैंगस्टर संगठित अपराध बहुत बड़े स्तर पर एक टाइम को देखा गया। तो अब उसमें कितना बदलाव आया और एक बतौर लॉ एंड ऑर्डर के तहत पे पिछले दिनों में क्या बड़ी कार्रवाई हुई हैं? ये बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन है जो आपने अभी जिक्र किया। आपराधिक और आर्थिक ये दोनों गतिविधियों को जो आपने कोरिलेट किया, ये बात सही है कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नई फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ आती हैं, अभी भी आ रही हैं, तो ऐसे में बहुत सारे जो पेशेवर अपराधी हैं उनका प्रयास ये रहा है पूर्व में कि इनको किस तरीके से क्या मतलब इनसे कैसे धन का दोहन कर सकें। विगत कुछ वर्षों में जितने भी जो संगठित अपराधी हैं, संगठित माफिया हैं, जो मुख्य गैंग यहाँ के हुआ करते थे, उन पर पिछले 2-3 साल में मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से शिकंजा कसा गया है। और न केवल उनके ऊपर जो आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, बल्कि अगर पिछले 1 साल की हम बात करें, ख़ासतौर से कमिश्नरेट के गठन के बाद से, तो इन संगठित माफियाओं की और जो इनके गुर्गे हैं, जो इनके सहयोगी हैं, उनकी 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। और ये वो संपत्ति थी जो इनके द्वारा अपराध के जरिए जो इनके द्वारा धन अर्जित किया गया, उससे अर्जित की गई संपत्ति, जिसको गैंगस्टर एक्ट के बाद जो एक हम लोगों का 14(1) का प्रावधान होता है, उसके तहत हम लोगों के द्वारा जब्त किया गया है, जो अपने आप में इन लोगों की कमर तोड़ने के लिए पर्याप्त है। और भविष्य में भी हम लोग लगातार इन पे शिकंजा अपना और अधिक मजबूती के साथ कसेंगे। और जो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि न केवल आपराधिक मामले, बल्कि जो आर्थिक रूप से इनको जो लोग सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और इससे काफ़ी हद तक उनका मनोबल टूटा है। और जो यहाँ पर उद्यमी हैं, उनके मन में एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे भी ये कॉन्फिडेंस इसी तरह बना रहे। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण और महिला अपराध। दो पहलू हैं। महिला अपराध नोएडा में पीछे रेशियो को अगर हम देखें तो बड़ा है, उस पर अंकुश भी आया, काफ़ी कुछ किया गया। और महिला सशक्तिकरण के अगर आपके ग्राफ को देखते हैं तो वो तेज़ी से कई योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। तो मैं 2 पार्टों में बात करना चाहूँगा आपसे कि महिला अपराध को रोकने के लिए क्या क्या प्लानिंग्स बतौर की गई हैं और सशक्तिकरण के लिए क्या नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे कि महिला या कोई लड़की, क्योंकि साइबर हब है, यहाँ रात 2 बजे भी लड़की को निकलना होता है, महिला को निकलना होता है, तो ऐसे बतौर सशक्तिकरण के तौर पर और बतौर क्राइम रोकने के तौर पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले अपराध नियंत्रण के मुद्दे पर अपनी बात रखूँगा। महिलाओं संबंधी अपराधों को रोकने के लिए जो हम लोगों ने प्रयास किए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो ऐसे स्थान हैं जो महिलाओं के आवागमन के तौर पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके या जहाँ ऐसे आर्थिक हमारे क्षेत्र हैं, आर्थिक गतिविधियाँ जहाँ पर होती हैं, जहाँ महिला कर्मी काफ़ी अधिक संख्या में काम करने आती हैं। हमारा फेज़ 2 का इलाका है जहाँ पे इसका अपैरल इंडस्ट्री का भी काम होता है, जहाँ पर महिला बड़ी संख्या में आती हैं। तो ऐसे इलाकों को हमारे द्वारा चिन्हित किया गया। वहाँ पर हमारी जो पेट्रोलिंग टीम्स थी उनको हम लोगों ने बढ़ाया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि हर थाने पर हम लोगों ने एक स्पेशल सेल गठित की जनपद के स्तर पर, जिसको नाम दिया गया स्वयं सिद्धा टीम। ये जो हमारी स्वयं सिद्धा की जो हमारी टीम है, ये केवल और केवल महिला संबंधी अपराधों पर काम करने के लिए गठित हुई है। ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहां महिलाएं जाने में असुरक्षित महसूस करती हैं, उन एरियाज़ के बारे में महिलाओं से सीधे फीडबैक लेती हैं। क्योंकि देखिए, अपराध को आप तब नियंत्रित कर पाएंगे जब आपको फीडबैक मिलेगा
कि कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पर वो अनसेफ महसूस करती हैं। तो ये जो फीडबैक वाला पार्ट है, ये अपराध नियंत्रण में इसने बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो ये जो हमारी स्वयं सिद्धा टीम है ये, और जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए गए, तो ये दो चीज़ें काफ़ी प्रभावी रहीं। इसके अलावा जो आपने कहा कि उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए जब हमने उनसे फीडबैक लिया तो जाहिर सी बात है उस फीडबैक के बाद जब हमने उन इलाकों में कार्रवाई की, ऐसे एरिया जहाँ पर मनचले लड़के खड़े हुआ करते थे या ऐसी दुकानें शराब की जहाँ पर लोग खुले में शराब पिया करते थे और आने जाने में महिलाओं को दिक्कत होती थी, उनके फीडबैक के आधार पर जब वहाँ कार्रवाई होनी शुरू हुई तो वो अपने आप को उन्होंने उससे जोड़ा, कोरिलेट किया कि हमारे फीडबैक पर ये कार्रवाई हुई। तो जाहिर सी बात है कि उनका मनोबल बढ़ा है। जो हम लोगों की स्वयं सिद्धा टीम्स हैं वो बीच बीच में महिलाओं के टच में रहती हैं। बीच में हम लोगों ने एक अभियान चलाया था जिसमें जो क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको भी उस अभियान का हिस्सा बनाया और उनको अपने साथ शामिल किया पेट्रोलिंग में। हमारे यहाँ डीसीपी महिला सुरक्षा की एक अलग से पद क्रिएट किया गया है, जहाँ हमारी डीसीपी वुमेन सेफ्टी हैं वृंदा शुक्ला, वो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जो महिला महिला अपराध संबंधी जितने भी मामले हैं उनको पर्सनली सुपरवाइज करती हैं। तो जो तीसरा एक पहलू जो आपने सवाल नहीं पूछा वो भी मैं इसमें उसका भी उत्तर दे रहा हूँ कि जो महिला संबंधी अपराध घटित हो जाते थे उसकी जो सुपरविज़न है वो भी और पहले से बेहतर हुआ है, क्योंकि अब जितने भी महिला संबंधी अपराध हैं वो डीसीपी वुमेन सेफ्टी खुद अपने निर्देशन में उनका विवेचना कराती हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुपरविज़न का स्तर है वो भी बेहतर हुआ है। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि कमिश्नरेट का ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मिशन शक्ति के तहत भी अभी इधर जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया था उसके तहत सभी थानों पर, जो कि पूरे प्रदेश में हुआ है, गौतम बुद्ध नगर में भी यहाँ प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। और उसके अलावा डीसीपी वुमेन सेफ्टी के द्वारा यहाँ विभिन्न ऐसी योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही हैं। उसमें सखी करके भी एक योजना है जिसमें वो गांव-गांव में जाके हमारी टीम महिलाओं को महिला संबंधी अपराधों के संबंध में जागरूक करती है, उनका फीडबैक लेती है और उनको गाइड करती है। अच्छा, जैसे ही कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ, पुलिसिंग शुरू ही हुई थी, उसी बीच में कोविड ने पैर पसारने शुरू कर दिए। देश भर में लॉकडाउन हुआ, नोएडा में भी लॉकडाउन हुआ और पीरियड धीरे धीरे गुजरा। आज या अब मान लें कि हमारी कोरोना वैक्सीन की शुरुआत भी अब शुरू हो चुकी है, इंजेक्शन लगने शुरू उसके लिए बधाई। थैंक यू। उसके बाद भी लेकिन उसमें सबसे बड़ी सिस्टम का ये था कि अपनी पुलिसिंग को भी सुधारना, उनके मनोबल को गिरने ना देना, क्योंकि कई जवान हमने गंवाए, आप लोगों ने अपने डिपार्टमेंट से भी गंवाए, यूपी पुलिस ने भी गंवाए। उसके बावजूद पब्लिक को नियंत्रण करना, अपने आप को सेफ और सुरक्षित भी रखना, साथ साथ पुलिसिंग को और बेहतर बनाना, ऐसे में अपने आप को कैसे परिपक्व किया और कैसे मोटिवेट किया अपने पुलिसकर्मियों को, क्योंकि एक बॉस के नाते जब तक आप मजबूत नहीं है और बॉस मजबूत होगा और वो अपनी टीम को कैलकुलेट करता है तो कैसे, उसके बारे में अपना कुछ अनुभव बताइए। देखिए, बहुत ही रिलेवेंट प्रश्न है। हालांकि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो वो पीरियड था जो लॉकडाउन वाला पर्टिकुलरली, और श्रमिकों का यहाँ भारी संख्या में यहाँ से मूवमेंट हुआ, मैं उस समय यहाँ पर पोस्टेड नहीं था, लेकिन जो उस समय के लोग बताते हैं, जो स्टाफ से जो फीडबैक मिलता है, मीडिया से जो फीडबैक मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो हमारे कमिश्नर हैं पुलिस आयुक्त महोदय आलोक सिंह सर, उनका जो वो कुशल नेतृत्व था, और जैसा आपने कहा कि नीचे अपने स्टाफ को कैसे मोटिवेट करना है, तो कमिश्नर सर द्वारा खुद रोड पर जाकर जो नीचे ग्राउंड लेवल पे जो हमारा पुलिसकर्मी काम कर रहा है उसके साथ खड़े होके स्थिति का जायजा लेना, अपने स्टाफ को इस चीज़ के लिए मोटिवेट भी करना कि किसी भी परिस्थिति में उनको भागना नहीं है, बचना नहीं है और डट के
इन सब चीज़ों का सामना करना है, लेकिन इस चीज़ की भी हिदायत देना और इस चीज़ के लिए भी अवेयर करना कि अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। तो ना तो सैनिटाइजेशन के फ्रंट पे कोई कोताही होनी चाहिए और मास्क भी पहन के रखना है। पुलिस विभाग ने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स थे उस समय जब शुरू हुआ ये कोविड का दौर, तो उनके पास पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइज़र की कमी थी। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में और उनके प्रयासों से विभिन्न कंपनी से टाई अप करके बहुत सारे ऐसे विभाग थे जिनको पुलिस विभाग ने पीपीई किट्स और मास्क और ये जितनी भी चीज़ें थी ये उपलब्ध कराई। जो इस बीच में एक दौर आया जब लेबर का मूवमेंट हुआ, तो उस दौरान भी पुलिस ने अपने जिसको कहा जाए कि परवाह ना करते हुए और उन मूवमेंट्स में भी, जबकि हज़ारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में मूव कर रहे थे, तो बड़ी शांति व्यवस्था को बनाए रखा और बहुत ही जिसको मैं कहूँ संजीदगी से, बहुत कुशलतापूर्वक सर के निर्देशन में वो सब सारी चीज़ों को देखा। तो जाहिर सी बात है वो बड़ा इमोशनल क्षण रहा होगा। इसलिए मैंने पहले क्लियर किया क्योंकि वो क्षण का मैं सहभागी नहीं रहा, मैं यहाँ पर नहीं था। लेकिन जितनी तारीफ उस समय पुलिस की हुई, वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो जो फील्ड पे काम था वो दिखता भी था, वो परिलक्षित भी हुआ। और इसमें हमारे कई साथियों ने अपनी जान भी गंवाई। बहुत सारे हमारे अधिकारी, बहुत सारे हमारे सिपाही, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स ऐसे थे जो कोविड से ग्रसित भी हुए। कोविड से बहुत सारे लोग लड़के बाहर निकल आए, लेकिन कुछ हमारे साथियों को हमने खोया भी। तो निसंदेह वो एक बड़ा भावुक क्षण था और मैं वाकई जब उस क्षण की कल्पना करता हूँ तो सिहर उठता हूँ कि किस तरह की परिस्थितियों में यहाँ पुलिस ने काम किया होगा कि अपने घर परिवार को छोड़ के। बहुत सारी महिला कांस्टेबल्स यहाँ पर ऐसी थी जो मुझे पता लगा जिनके बच्चे घर पर थे, उन्होंने ड्यूटी के लिए अपने परिवार को, खासतौर से जो छोटे बच्चे थे उनको अपने गांव भेज दिया कि हम यहाँ ड्यूटी में हमारे कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, हमारे मन में कोई सेकंड थॉट ना आए। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कमिश्नरेट के दौरान, कमिश्नर सर के नेतृत्व में जो यहाँ पूरी टीम ने एकजुट होकर काम किया। अच्छा, जैसे ही दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली में गाड़ी चलाते हुए हम निकलते हैं, तो दिल्ली के बॉर्डर से जैसे ही हम घुसते हैं तो हमें एक डर सा बैठ जाता है कि सीट बेल्ट लगा लें, मास्क पहन लें। नोएडा बदलाव हुआ है, लेकिन नोएडा में जैसे ही हम घुसते हैं अगर हमारी सीट बेल्ट नहीं लगी है तो हम सोचते हैं कि ज़रूरत नहीं है। यानी कि एक डर, एक अलग सा डर दिल्ली में दिखता है, नोएडा में वो ट्रैफिक में नहीं दिखता। ऐसा क्यों है? दूसरा, ट्रैफिक को अपडेट करने के साथ साथ ट्रैफिक की नई प्लानिंग क्या क्या है? अब प्रश्न जो आपका है, मैं एक तरीके से कहूँगा उसका उत्तर भी उसी में छिपा हुआ है। जहाँ तक एनफोर्समेंट की बात है, इसमें अंतर हो सकता है क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जाहिर सी बात है बहुत पुराना कमिश्नरेट सिस्टम है और जहाँ तक संसाधनों की बात करें तो उसमें भी दिल्ली हमसे बेहतर है। ट्रैफिक पुलिस में इधर पिछले 1 साल में संख्या में इजाफा हुआ है और उसका असर अब परिलक्षित होना शुरू भी हुआ है। जहाँ तक भय की बात है, मेरा मानना यह है कि भय तो अपनी जगह है, लेकिन एक आम नागरिक की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो डर की वजह से कोई काम ना करे, बल्कि अपनी जिम्मेदारी महसूस करके करे। आपके प्रश्न में ही उत्तर है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने जब कहा कि दिल्ली अगर एंटर करते हैं तो डर की वजह से हम सीट बेल्ट पहन लेते हैं, इफ़ दैट इज़ राइट, तो मेरा कहना यह है कि हम कोई भी काम डर की वजह से क्यों करें। एक जिम्मेदार नागरिक को दिल्ली और नोएडा में अंतर नहीं करना चाहिए। और आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं पब्लिक से भी ये अपील करना चाहूँगा कि
अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन आपको हर जगह करना चाहिए, उसमें दिल्ली और नोएडा में अंतर नहीं करना चाहिए। ये बात सही है जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए, और एक कहावत प्रचलित है कि भय बिन होए ना प्रीत। तो एनफोर्समेंट भी ज़रूरी है, और एनफोर्समेंट के पार्ट पे हम पहले से बेहतर कर रहे हैं। अगर पिछले साल का ही आप देखें तो सीट बेल्ट और बिना हेलमेट की गाड़ियों के चालान की संख्या जो है वो तुलनात्मक रूप से बढ़ी है, और उसका असर भी नज़र आना शुरू हुआ है। अब अगर आप रोड पे जाएंगे तो आपको बिना हेलमेट के बहुत कम इक्का दुक्का ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए मिले। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि उसमें अभी हमें और प्रयास करने की और मेहनत करने की आवश्यकता है। जहाँ तक ट्रैफिक के सुचारू रूप से आवागमन का सवाल है, ट्रैफिक पुलिस में हमारे इजाफा हुआ है, और जो हमारे कई महत्वपूर्ण चौराहे ऐसे थे जहाँ पहले ट्रैफिक का कंजेशन रहता था, वहाँ स्थिति पहले से सुधरी है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो कि पुलिस बल से हटके है, बहुत सारे चौराहे या बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो रोड इंजीनियरिंग है उस पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता होती है। तो डीसीपी ट्रैफिक के कुशल निर्देशन में हम लोग ऐसे पॉइंट्स भी चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पर हमको रोड इंजीनियरिंग में थोड़े चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे सपोज़ कोई चौराहा है, अब आवश्यकता से अधिक बड़ा है जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, या कहीं पोल कहीं लगा हुआ है, उसको आपको हटाएंगे तो स्मूथ हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे भी हम लोगों ने एक्सरसाइज करना शुरू किया है। ट्रैफिक पहले से सुधरा है, लेकिन हाँ, अभी उसमें और सुधार की आवश्यकता है। तो ये हमारे साथ थे एडिशनल सीपी नोएडा लव कुमार जी, जिन्होंने कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। यही नहीं, ये भी बताया कि महिला अपराध पर कैसे रोकथाम की जा रही है, साइबर अपराध को रोकने के लिए क्या प्लानिंग्स हैं, वहीं ट्रैफिक सिस्टम कितना अपग्रेड हो रहा है, और लोगों से ट्रैफिक के लिए किस तरीके से अपील की। लव कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।